नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। लगातार पिछले कई दिनों से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ इस तरीके के हो रहे हैं कि हर देश की जो खबर है, चाहे टैरिफ के लिहाज से हो, चाहे अर्थ व्यापार के लिहाज से हो, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और बात अगर चीन जापान की हो तो निश्चित तौर पर चर्चा लाजमी है। चीन और जापान एक दूसरे के आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इसकी वजह है? कौन सी जगह को लेकर इतना हंगामा है? और चीन जापान के सामने आने पर भारत को किस तरीके से फायदा हो रहा है? इस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे वरुण जी के माध्यम से। वरुण जी, पहले तो सबसे पहले, जैसा मैंने शुरुआत में भी कह दिया, कि ये दोनों ही देश, महत्वपूर्ण देश, दुनिया के नक्शे के आमने सामने क्यों हैं और सीधे तौर पर भारत को कैसे फायदा हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, 7 नवंबर का दिन था प्रतीक्षा, और जो जापान की प्रधानमंत्री हैं साने ताकाइची, वो एक कार्यक्रम में मौजूद थी। वहाँ पर उस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। जापान का ये जो बयान है ये कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के जो परमाणु हमले हुए थे उसी के बाद से जापान ने युद्ध जैसी जो चीज़ें हैं उनसे एकदम मुंह मोड़ लिया। जापान ने परमाणु हथियारों का विरोध किया, जापान ने परमाणु हथियार नहीं बनाया, और जापान हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा क्योंकि उसने उस युद्ध के दंश को झेला है। लेकिन पहली मर्तबा इस तरह का एक बयान जापान की प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। अब इसके बाद चीन ने इसको अपने ऊपर हमला मान लिया। चीन ने बहुत साफ साफ कह दिया। जो जापान में चीन के काउंसल जर्नल हैं शुए जियान, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, एक्स पर एक पोस्ट लिख दिया कि अगर इस मामले में दखल दिया जिसने भी, उसकी गर्दन काट देंगे। तो अब ये जो मामला है, ये समझिए कि एक बार जो बात जुबान से निकल गई, जो तीर चल गया, वो पीछे नहीं लिया जा सकता। और वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जब आप किसी दूसरे देश के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हो। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को तलब कर लिया। चीन ने कह दिया कि हमारा कोई नागरिक अब जापान न जाए, जापान सेफ नहीं है और खतरे का उनको सामना हो सकता है। ये सब हो गया। अब जब ये सब होने लगा, जब पूरा ये बवाल छिड़ गया, तब ऐसे में चीन ने एक काम किया। चीन ने जापान से जो सी फूड वो मंगाता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब नहीं खरीदेंगे। और ये जो पूरा प्रतिबंध है, अब इसके बाद लेकिन मांग तो है चीन में सी फूड की, वो पूरी कहाँ से होगी? तो चीन ने भारत की कंपनियों से संपर्क किया और सी फूड की डिमांड रखी। भारत जो ऑलरेडी सी फूड के लिए नया मार्केट ढूंढ रहा था, उसे एक नया मार्केट मिल गया। जो मछली है, झींगा है, इस तरीके के जितने भी सी फ्रोजन फिशेस जो होती हैं वो, जी। और ये जो भारत के सी फूड निर्यातक हैं, इनके शेयरों में भी एकदम बहुत तेज़ी से उछाल देखने को मिला। और जो चीन का ये जो फैसला है, उसके बाज़ार में जब सी फूड की कमी हुई, क्योंकि खुद भी चीन के पास एक बहुत लंबी कोस्टल लाइन है, वहाँ से सी फूड वो लोग निकालते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भारत जैसे देशों से संपर्क किया और भारत के जो सी फूड कंपनियाँ हैं उनके वारे न्यारे यहाँ पर होने लगे। तेलंगाना की एक कंपनी है अवंती फीड्स, इसके जो शेयर हैं तकरीबन 10% चढ़ गए। ये जो है एक बड़ी बढ़त इसको माना जाएगा। इसके बाद में एक और सी फूड कंपनी है कोस्टल कॉरपोरेशन, इसके शेयर भी 5% चढ़ गए। और अप्रैल में ये हुआ कि चीन ने इस बात को कहा था कि कंपनी ने इस बात को कहा था कि हम चीन को अपना सामान ज़्यादा देंगे। अब हम ये तो जानते हैं कि चीन और जापान के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी वो क्यों बनी, लेकिन यहाँ पर एक जो खास बात है वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो चीन के आसपास के जितने देश हैं, खास तौर पर ताइवान को चीन हमेशा से अपने हिस्सा मानता आया है। इसके अलावा आपको याद होगा, एक हांगकांग के नाम से एक देश है, उसको भी हमेशा से जो चीन है वो अपना हिस्सा मानता आया है। दोनों कोरिया, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, दोनों के बीच हमेशा जंग की स्थिति बनी रहती है, दोनों एक दूसरे के तनाव दोनों के बीच बना रहता है। लेकिन चाइना की नज़र इन दोनों देशों पर भी होती है, खासतौर पर
जो साउथ कोरिया है उस पर ज़्यादा नज़रें गड़ी हुई चीन की हमेशा रहती हैं। अब यहाँ जब हम ताइवान की बात करते हैं तो जो चीन है वो ताइवान को ताइवान मानता ही नहीं, वो तो उसे थाईवान मानता है। और चीन का कहना ये होता है कि ये भी थाई जो पूरा वो जो इलाका है वो उनका ही, वो उनका हमारा ही ही है। उसमें वो थाईलैंड को भी गिन लेता है, उसमें वो जितना भी साउथ चाइना के जितने देश हैं उनको तकरीबन वो अपना मानने लगता है। के जितने भी इलाके आते हैं वो सब उसको अपना ही मानता है जी। इसलिए तो ये एक बड़ा मामला है। अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आ गया। अमेरिका ने कह दिया कि हम तो जापान की रक्षा करेंगे। इसके बाद जो एक पूरा मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मोड़ लेता हुआ दिखाई दिया हमें यहाँ पर। यहाँ हम देखते हैं एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी तक जारी है, हम यहाँ देखते हैं कि अभी मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है। अब एक नया तनाव का मोर्चा हमें चीन और जापान के बीच खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज़ हैं वो जापान के कंट्रोल वाले सेनकाकू आइलैंड के आसपास दिखाई दिए। इसके बाद जापान के कोस्ट गार्ड ने उनको इलाके से बाहर किया। अमेरिका ने ये साफ कह दिया कि अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, चीन से जापान को जाने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कराना चालू कर दिया। तकरीबन 5 लाख जो टिकट है वो कैंसिल हो गई। इसके बाद में चीनी मीडिया ने इस बात को कहा कि ताइवान के मुद्दे में जापान बिना वजह दखल दे रहा है। चीन की एक वेबसाइट है CRI हिंदी, चाइना रेडियो इंटरनेशनल, तो CRI पर जो खबर छपी है वो 21 नवंबर की खबर है, यानी आज की खबर है। साफ तौर पर यहाँ लिखा है कि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान एक पत्रकार ने ये उनसे सवाल किया कि अमेरिका को पैट्रियट एंटी एयर मिसाइलों के पुनर्निर्यात और हथियारों के निर्यात पर लगी रोक हटाने के बाद पहली बार घातक हथियार की सप्लाई जापान की तरफ से की जा रही है। तो अब यहाँ पर ये हम देखते हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा मामला ये पता चलता है कि जो जापान है, जो अभी तक ये कह रहा था कि हम इस तरीके की गतिविधियों से दूर रहेंगे, तो जापान अब उस तरीके की गतिविधियों से दूर रह नहीं पा रहा है। जापान ने अमेरिका को पैट्रियट मिसाइलें फिर से निर्यात करने की इजाजत दे दी है। दशकों पुरानी अपनी नीति बदल दी है। पहली बार घातक हथियारों का निर्यात किया जाएगा। पत्रकार ने जब सवाल किया तो माओनिंग का जो जवाब था वो बहुत तल्ख था। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काहिरा घोषणा, पोट्सडैम घोषणा और जापान के आत्मसमर्पण दस्तावेजों में जापान की जिम्मेदारियां पूरी तरह साफ की गई थीं। हथियारों के पूर्ण विनाश और युद्ध से जुड़े उद्योगों पर कड़े प्रतिबंध इसमें शामिल थे। चीन ने साफ तौर पर कह दिया कि जापान अगर सैनिकवाद की तरफ लौटेगा तो उसे नाकामी मिलेगी। चीन ने इस बात को कहा कि पिछले कुछ सालों में जापान लगातार सैन्य प्रतिबंधों को ढील दे रहा है, सेना का बजट बढ़ा रहा है, क्षमताएं बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, परमाणु हथियारों की शेयरिंग पर चर्चा कर रहा है और जापान के इरादों को लेकर हमें शक हो रहा है। चीन का आरोप है कि रक्षा से आगे बढ़कर आक्रामक क्षमता की ओर जापान बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स ने इस बात को कहा कि जापान की जो रूलिंग पार्टी है LDP, उसने 3 बातें कहीं। पहली बात ये कही कि जो हमारी 3 मुख्य सुरक्षा नीतियां हैं हम इनकी समीक्षा करेंगे और गैर परमाणु के 3 सिद्धांत जो हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे, जिसमें परमाणु हथियार न बनाना, न रखना, न लाना, ये तीनों शामिल हैं। अगर इन सिद्धांतों पर पुनर्विचार होता है तो ये एशिया की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकता है और ये बात चीन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। यानी चीन डरा हुआ है। जापान ने जो कदम उठाया है उसको लेकर चीन के भीतर जो डर है वो साफ तौर पर चुनौती देते यहाँ दिखाई दे रहा है। चीन जापान के बीच मैं वरुण जी भी चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारे दर्शक भारत के संदर्भ में भी चीजें समझना चाहेंगे। अगर भारत जिस तरीके से अमेरिका ने सी फूड्स पर भी 50% के टैरिफ जो है दिए हुए हैं, अगर जापान एक अच्छा मार्केट बन जाता है तो भारत के लिए किस तरह की उम्मीद और जो हम सी फूड के बाजार में जो एक मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना प्लस होगा? जी देखिए, चीन ने बुधवार को काम ये किया कि जापान से आने वाले सभी सी फूड, मछली, झींगा, ऑक्टोपस पर पूरी तरह बैन लगा दिया। इसके बाद जो भारत ने फायदा जो भारत को हुआ वो ये हुआ कि नैस्डैक या चीन नहीं भारत,
तो तुरंत इसका असर दिखाई दिया, शेयर मार्केट में रिएक्शन दिखाई दिया। तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर 10% उछल गए, कोस्टल कॉर्पोरेशन के शेयर 5% चढ़ गए। बाकी जो एक्सपोर्टर कंपनियां हैं उनमें भी तेजी दिखाई दी। भारत की जो कंपनियां हैं चीन की तरफ से उनको ऑर्डर आना तुरंत शुरू हो गया। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में $7.4 बिलियन यानी 61,000 करोड़ रुपए के सी फूड का निर्यात किया था, और सबसे बड़ा इसमें हिस्सा था फ्रोजन झींगा और फ्रोजन मछली का। सबसे बड़ा बाजार अभी भी अमेरिका ही है, लेकिन वॉलमार्ट, क्रोगर जैसे जो रिटेलर हैं ये भारत के उत्पादों को खरीदते हैं। और अमेरिका ने हाल में जो 50% का टैक्स लगाया है, जिसकी वजह से अक्टूबर में भारत का जो यूएस एक्सपोर्ट है ये 9% इसमें गिरावट आ गई थी। अब ऐसे में चीन, वियतनाम, थाईलैंड, ये 3 देश ऐसे हैं जहां भारत की तरफ से जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है, भारत का निर्यात बढ़ रहा है, इन देशों का भारत की तरफ से आयात बढ़ रहा है। तो भारत के लिए इस चीज़ को परफेक्ट टाइमिंग माना जा सकता है। जापान को बड़ा झटका है क्योंकि उसके बाजार को बंद कर दिया गया एक तरीके से। जापान ने अपने कुल सी फूड निर्यात का 20 से 25% है जो वो चीन को देता आया है, यानी इसका सबसे बड़ा जो खरीदार है वही कट गया। 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से चीन ने 2023 के बैन के बाद इस एक्सपोर्ट को दोबारा खोला था और अब पूरी तरीके से बाजार को फिर से बंद कर दिया है। 2023 में आपको याद होगा कि जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के समुंदर में पानी को छोड़ने का मामला था कि इसका जो पानी है प्लांट का वो समंदर में छोड़ रहा है जापान, और चीन ने कहा था कि सी फूड में रेडिएशन का खतरा हो सकता है, और ये बताते हुए पूरा जो सी फूड का निर्यात है उसको रोक दिया था। अब जो NHK की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये जो नया बैन है इससे जापान की कंपनियों को भारी नुकसान होगा। और आप यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर और देखने की हैं कि चीनी मीडिया ने इस बात को कह दिया है कि जापान खुद को खतरे में डाल रहा है क्योंकि वो ताइवान के मुद्दे में अनावश्यक दखल दे रहा है, पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। अगर जापान की सेना ने ताइवान में हस्तक्षेप किया तो इसका परिणाम अस्थिरता होगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जापान और अमेरिका इसको एक स्वतंत्र इलाका मानते हैं और अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। लेकिन ताइवान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैं अगला सवाल मेरा यही था कि चीन से 150 किलोमीटर की दूरी का एक द्वीप वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि दुनिया की 2 महाशक्तियां एक दूसरे के आमने बिल्कुल सामने? देखिए, सबसे पहली तो जो जापान से उसकी करीबी है, तकरीबन 110 किलोमीटर जापान से वो दूर है। ताइवान के पास से जो समुद्री रास्ता गुजरता है वो जापान के ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़बरदस्त तौर पर जापान को इस रूट से फ़ायदा होता है, और जापान दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी, जापान के अंदर सबसे बड़ा जो विदेशी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। अमेरिका और जापान के बीच जो सुरक्षा संधि है वो यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है, और चीन इस जो संधि है इसको अपने लिए हमेशा से बड़ा खतरा मानता आया है। और जापान ने अपने नागरिकों को कह दिया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, अकेले यात्रा ना करें, किसी भी संदिग्ध स्थिति से तुरंत दूर हट जाएं। और चीन ने कह दिया कि अगर आप जापान जा रहे हैं तो वहां पर हाल में अपराध बढ़े हैं, माहौल सुरक्षित नहीं है, और ग्राउंड लेवल तक अब ये सब चीज़ें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो भारत को मौका है और एशिया की राजनीति है, और ये पूरा जो बड़ा मामला है, अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि भारत को कितना फ़ायदा होगा और चीन और जापान की ये जो तनातनी है ये कितना आगे बढ़ेगी और क्या नया हमें देखने को मिलेगा। और आजकल वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के जो देश हैं उनका संबंध सीधे सीधे अर्थ और व्यापार से जुड़ा हुआ है, और जब चीन और जापान जैसे देश आमने सामने हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए सी फूड के लिहाज से एक अच्छा बाजार भी है और एक अच्छा मौका भी। बहुत शुक्रिया आप सबका। वरुण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार हम बने हुए हैं, देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।